हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो अपने आज अपने जो MSc फाइनल में जो अपना पेपर चलता है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोजोग्राफी है अपने पास में। ओशियनोग्राफी यानी क्लाइमेटोलॉजी एंड जो ओशियनोजोग्राफी अपने पास में एक पेपर चलता है जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान के नाम से, यानी कि ओशियनोग्राफी। ओशियनो का शब्द हो गया अपने पास में समुद्र, ग्राफी का अर्थ हो गया अपने पास में विज्ञान, यानी कि समुद्र विज्ञान और क्लाइमेटोलॉजी अपना एक पेपर चलता है। उसमें अपन जो है जलवायु के बारे में और समुद्र में जो भी क्रियाएं होती है, चाहे उनके अधः स्थल के मान लो, मग्न ढाल की मान लो, मग्न तट हैं अपने पास में, समुद्रों का जो क्षैतिज अपने पास में तापमान का वितरण है, लंबवत वितरण है, और जो समुद्रों में जो लवणता पाई जाती है, लवणता का जो क्षैतिज वितरण है और उसका ऊर्ध्वाधर वितरण है, उसके बारे में अपन उसमें इस बुक में अपन या इस पेपर में अपन पढ़ेंगे। और इसके साथ में अपन बात कर लेते हैं जो भी महासागरों में संसाधन पाए जाते हैं उनके बारे में, महासागरों में जो कटक हैं, द्रोणियाँ हैं, उनके बारे में अपन इसमें पेपर में पढ़ेंगे। और साथ ही जलवायु विज्ञान में जो भी जलवायु की अपने पास में जो भी साइक्लोन है अपने पास में, तड़ित झंझा हैं अपने पास में, जो भी बादल वगैरह, तुषार वगैरह, इन सब के बारे में अपने पास में जलवायु विज्ञान में अपना अध्ययन करेंगे। तो दोनों का अपने पास में कॉम्बिनेशन एक पेपर चलता है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। उसमें अपन जो अपना आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, जो अपना एटमॉस्फेयर है उसका संगठन क्या है, यानी वो किन तत्वों से मिलकर बना है, क्या इसकी अपन धरातल से अपन माने तो कितनी अपन इसमें परतें हैं, उन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि इसमें वायुमंडल का संगठन। पहले अपन बात करते हैं इस वायुमंडल का जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से दो भागों में इसका वर्गीकरण हुआ है। पहला अपने पास में आ रहा है जो अपने वायुमंडल का जो वर्गीकरण हुआ वो अपने पास में, यानी कि वायुमंडल को अपन मुख्य रूप से दो भागों में अपन इसमें बांट देते हैं। पहला पार्ट अपने पास आ रहा है वायुमंडल का रासायनिक दृष्टिकोण से इसका स्तरीकरण, वायुमंडल का रासायनिक स्तरीकरण, रासायनिक वर्गीकरण अपन मान लेते हैं। और दूसरा अपने पास में साधारण तरीके से, साधारण वायुमंडल का वर्गीकरण, यानी कि वायुमंडल को मुख्य रूप से अपन ने जो अपना एटमॉस्फेयर है उसको अपन ने मुख्य रूप से कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। रासायनिक अपने पास में एक तो रासायनिक तत्वों के आधार पर और एक आ गया अपने पास में साधारण तरीके से। तो पहले अपन बात कर लेते हैं जो वायुमंडल का जो रासायनिक जो अपने पास में जो वर्गीकरण था उसकी अपन बात कर लेते हैं कि जो वायुमंडल में जो रासायनिक जो तत्व पाए जाते हैं उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में इसको बांट दिया, यानी रासायनिक जो स्तर पर रासायनिक दृष्टिकोण से अपन ने जो इसका वर्गीकरण किया उसके अनुसार जो कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। पहला अपने पास में आ रहा है जो अपने पास में सममंडल, दूसरा आ रहा अपने पास में विषम मंडल। यानी कि पहला जो अपने पास में पार्ट आ रहा है वायुमंडल का जो रासायनिक जो वर्गीकरण हुआ था उसमें पहला कौन सा आ गया, सममंडल, जिसको हेमोस्फीयर कहते हैं, और विषम मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। अपन बात कर लेते हैं पहले हेमोस्फीयर, यानी कि हेमोस्फीयर जो अपने पास में जो सममंडल है या उसको अपन ने मुख्य रूप से कितने भागों में बांट दिया, अपन ने तीन भागों में। पहला अपने पास में आ रहा है परिवर्तन मंडल, यानी कि ये पार्ट ऑफ हेमोस्फीयर, यानी कि किसके पार्ट है, ये सममंडल के पार्ट हैं। कितने पार्ट है, 3 पार्ट में इसको डिवाइडेशन किया है, वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है। और उसमें पहला अपने पास में आ रहा परिवर्तन मंडल, और यानी जिसको अपन बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है जो अपने पास में परिवर्तन मंडल के बाद में अपने पास में समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, और फिर आएगा मध्य अपने पास में जो है मंडल। तो अपने पास में दूसरा आ रहा है अपने पास में समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, और उसके बाद में आ रहा है अपने पास में
मध्य मंडल, जिसको अपन क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर। ये अपने पास में, यानी कि किसके पार्ट हैं, जो सममंडल के हेमिस्फीयर के पास है अपने पास में परिवर्तन मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। अपने पास में ट्रोटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और अपने पास में जो है मेसोस्फीयर, जो अपने पास में 3 पार्ट है अपने पास में सममंडल के। इनका जो वर्गीकरण हुआ वो किस आधार पर हुआ, तापमान के आधार, ताप क्रम के आधार पर, और गैसों की जो मात्रा या जो वर्गीकरण किया गया वो रासायनिक दृष्टिकोण से। ये जो वर्गीकरण आ रहा है अपने पास में किस आधार पर, अपन रासायनिक दृष्टिकोण से जो वर्गीकरण हुआ था उसके आधार पर अपन पढ़ रहे हैं। पहला अपने पास में कौन सा आ गया, सममंडल। सममंडल में अपन बात करते हैं कि जो सममंडल है उसका जो वर्गीकरण किया गया था उसमें अगर अपन जो इसकी जो सीमा जो है अपने पास में, इसकी जो ऊंचाई है वो 90 किलोमीटर तक है। यानी कि भूगोलवेताओं ने ये माना कि जो वायुमंडल में जो रासायनिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण हुआ उसमें जो अपने पास में जो सममंडल है, हेमिस्फीयर जो अपने पास में है, उसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर तक है, और 90 किलोमीटर तक जो अपने गैसों की जो मात्रा है उनमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितनी अपने पास में धरातल पर है उतनी ही मात्रा में 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। इनमें किसी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये अपने पास में कौन सा था, ये था अपने पास में सममंडल, जिसको अपन 3 पार्ट में बांटा गया है, और जो अपने पास में कहाँ तक आ गया, परिवर्तन मंडल से लेकर मध्य मंडल तक अपने पास में आ गया है। इसमें अपन जो है, जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे लें कि वायुमंडल में जो है गैसों की मात्रा किसी प्रकार से कोई कम नहीं होती है। जैसे वायुमंडल में सबसे अधिक जो मात्रा में गैस पाई जाती हैं वो अपने पास में नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे अधिक जो मात्रा में गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में 78.084% पाई जाती हैं। उसके बाद में अपने पास में आती हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 20.946% यहाँ पाई जाती है, 946% है। उसके बाद में जो वायुमंडल में जो ये तो हो गई अपन इन दोनों का अगर देखें तो ये वायुमंडल के लगभग 99% भाग में कौन सी की 2 गैसें पाई जाती हैं अपने पास में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद में तीसरे नंबर पर अपने पास में आ रही है आर्गन। आर्गन जो गैस हैं वो 0.943% पाई जाती हैं, और उसके बाद में आती है अपने पास में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो 0.033% पाई जाती हैं। इसके अलावा अपने पास में हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, ये जो गैसें हैं नियोन वगैरह, ये सब जो मिलाकर कितने में हैं, 1% में पाई जाती हैं। और इनका जो अपना सममंडल है उसमें इनके जो संरचना है, इनकी जो मात्रा है, इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, सममंडल के नाम से जाना जाता है। अब अपन जो वायुमंडल का जो रासायनिक जो अपना वर्गीकरण था उसमें अपन दूसरे अगर इसका जो रासायनिक वर्गीकरण के दूसरे पार्ट की अपन बात कर लेते हैं, और वो अपने पास में विषम मंडल, ट्रेटोस्फीयर, यानी कि अपन बात कर लेते हैं ट्रेटोस्फीयर की अपन बात करते हैं। विषम मंडल को विषम मंडल क्यों कहा जाता है, इसकी पहले अपन ऊंचाई की बात कर लेते हैं। इसकी जो सीमा स्टार्ट होती है वो 90 किलोमीटर से स्टार्ट होती हैं, और इसकी लगभग 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई मानी जाती है। यानी कि 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। इस मंडल में आते ही जो गैसों की जो मात्रा है वो परतों में, यानी विभिन्न ऊंचाई के आधार पर गैसों की मात्राओं के अनुसार इनको अलग अलग परतों में बांटा गया है। जैसे अपन इसमें जो किसकी मात्रा के आधार पर, गैसों की जो आयन कण होते हैं उसके आधार पर, तो इसको मुख्य रूप से अपन बात करें तो इसको मुख्य रूप से अपने पास में 4 भागों में बांटा गया है। किसको, विषम मंडल को। पहला अपन पार्ट बात कर लेते हैं आणविक नाइट्रोजन परत। आणविक नाइट्रोजन परत अपने पास में एटॉमिक की नाइट्रोजन लेयर की अपन बात कर रहे हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 90 किलोमीटर से लेकर अपने पास में कितने 200 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी गई है। किसमें, विषम मंडल में अपन बात कर रहे हैं। नंबर 2 अपने पास में आ रहा है आणविक
आणविक ऑक्सीजन मंडल, यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर की अपन बात कर रहे हैं। इसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी, 200 किलोमीटर से अपने पास में कितने, 700 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी गई है। नंबर 3 इसका जो वर्गीकरण हुआ है वो हीलियम परत के रूप में हुआ है, यानी हीलियम लेयर के रूप में। और इसका जो वर्गीकरण जो ऊंचाई है वो 700 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर तक, यानी कि 1100 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी गई है। नंबर 4 अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोजन परत। इसकी जो ऊंचाई है वो 1100 किलोमीटर से अपने पास में स्टार्ट होती हैं और 10,000 किलोमीटर तक इस जाती है, लेकिन इसकी ऊपरी जो सीमा है उसका कोई जैसे लास्ट सीमांकन नहीं किया गया है। तो ये थी अपने पास में जो रासायनिक जो वर्गीकरण हुआ था, उस रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से अपन देखें तो उसको वायुमंडल को मुख्य रूप से 2 विभागों में अपन ने डिवाइडेशन कर दिया। और किसको, रासायनिक वर्गीकरण को सममंडल और विषममंडल। सममंडल में जो है जो गैसों की मात्रा है और उसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात समान पाया जाता है। गैसों की जो क्वांटिटी है उनमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है, लगभग 90 किलोमीटर उसकी ऊंचाई मानी जाती है। विषम मंडल की अपन बात कर लेते हैं, जिसमें गैसों की मात्रा जो ऊंचाई पर अपन जाते हैं, गैसों की जो मात्रा के आधार पर उसको मुख्य रूप से 4 भागों में अपन ने बांट दिया। पहला अपने पास में आणविक नाइट्रोजन परत, जिसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक। आणविक ऑक्सीजन मंडल या परत अपन जिसको अपन कह सकते हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर जिसकी अपन बात कर लेते हैं वो 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है। हीलियम जो लेयर है अपने पास में वो 700 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक। और हाइड्रोजन जो लेयर है अपने पास में 1100 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर। इसकी ऊपरी सीमा का किसी प्रकार से कोई सीमांकन नहीं किया गया है। ये तो अपने पास में जो है जो रासायनिक वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण, जिसको मुख्य रूप से अपन ने 2 भागों में डिवाइडेशन किया था। अब अपन बात करते हैं वायुमंडल का जो साधारण जो वर्गीकरण है, वायुमंडल का जो साधारण जो वर्गीकरण, उसकी अपन बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वायुमंडल का जो साधारण वर्गीकरण था उसका किस प्रकार से अपन ने किया था। तो पहले अपने जो साधारण वर्गीकरण को मुख्य रूप से कितने जो भागों में अपन ने बांट दिया। पहला अपने पास में आ रहा है इसका परिवर्तन मंडल, जिसको अपन क्या कहते हैं, शोभ मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। शोभ मंडल के नाम से, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके जो अपने पास में स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है समताप मंडल, जिसको अपन स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद में आ रहा है अपने पास में ओजोन मंडल, जिसको अपन कहते हैं ओजोनोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद में आयन मंडल, जिसको अपन आयनोस्फीयर कहते हैं। और उसके बाद में आता है अपने पास में जो है बहिर्मंडल, जिसको अपन एक्सपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो अपने पास में ट्रोपोस्फीयर हैं, स्ट्रेटोस्फीयर हैं, ओजोनोस्फीयर हैं, आयनोस्फीयर हैं और एक्सोस्फीयर हैं। मुख्य रूप से इनको 5 भागों में इसको बांटा गया है। किसके अनुसार? साधारण जो वायुमंडल का वर्गीकरण था उसके अनुसार अपन बात कर रहे हैं। साधारण जो वायुमंडल में जो वर्गीकरण हुआ उसमें सबसे पहले अपन परिवर्तन मंडल की अपन बात कर लेते हैं। जो अपने परिवर्तन जो मंडल हैं उसमें कौन कौन से जो कहाँ तक इसकी सीमाएं होती हैं और कौन कौन इसको परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है। पहले अपने पास में आ रहा है साधारण वर्गीकरण में परिवर्तन मंडल या शोभ मंडल। इस मंडल की अपन बात करते हैं, इस परत की अपन बात करते हैं तो ये वायुमंडल में पृथ्वी के सबसे निकट वाली, सबसे नज़दीक वाली, सबसे पास वाली परत ये होती है जिसको अपन शोभ मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। इस शोभ मंडल की जो विशेषताओं में अपन बात कर लेते हैं। पहली क्या विशेषता होती है? पहली विशेषता ये है कि ये धरातल के सबसे नज़दीक वाली परत होती है। उसके बाद में अपन इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं
कि इसकी ऊंचाई वायुमंडल में कहाँ से, धरातल से कितनी ऊंचाई तक अपना सौरमंडल को माने, तो ऊंचाई की अपन बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई पर जो से इसकी भूमध्य रेखा पर, क्योंकि जो इसकी जो ऊंचाई है भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है और ध्रुवों पर इसकी कम है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है। यानी कई जगह आपको 16 किलोमीटर मिलेगी तो कई जगह आपको 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई आपको दिखेगी। उसके बाद में जो ध्रुवों की तरफ जाते हैं इन्हें अपने पास में जो है परिवर्तन मंडल या सौर मंडल की ऊंचाई कम होती जाती है। ध्रुवों के ऊपर की अपन बात करते हैं तो ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक होती है। अब अपने पास में दो आ गई तो अपन को एक एग्जिट जो अपन सही प्रकार से इसकी ऊंचाई कितनी माने, इसकी जो अपन जैसे इसका अगर अपन देखें औसत एवरेज निकालें तो देखिए इसमें जो अपने पास में इसके अनुसार देखें तो अपने पास में कितना आ गया, 13 किलोमीटर आ गया, और इसके अनुसार अपन देखें तो 11 किलोमीटर। तो औसत रूप से जो इसकी ऊंचाई होती है, औसत रूप से इसकी जो ऊंचाई है वो 11 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर तक होती है। यानी कि जो सौरमंडल की ऊंचाई है वो धरातल से अपने पास में समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो अपने पास में 11 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सौरमंडल में जो धरातल पर जो गर्म हवाएं चलती हैं वो किस कारण से चलती हैं। पृथ्वी के सूर्य से जो प्राप्त जो पार्थिव जो विकिरण होती है उससे प्राप्त ऊर्जा के द्वारा गर्म हो जाती हैं, और यहाँ पर संवहनी धाराओं के द्वारा वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। सौरमंडल को अब बात करते हैं कि इसको परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि सौरमंडल में जितनी भी मौसम संबंधी परिघटनाएं होती हैं वो सभी जो परिघटनाएं, सभी जो घटनाएं संवहनीय धाराओं के द्वारा जो चलती हैं उनके मौसम का जो भी परिवर्तन है, आंधी तूफान, बादल बनना, गरजना, जो भी बिजली का कड़कना, मौसम संबंधी जो भी परिघटनाएं होती हैं, तापमान का बढ़ना कम होना, जो भी अपने दैनिक जो भी हैं सारे अपने पास में कौन से मंडल में होते हैं, परिवर्तन मंडल सौरमंडल में होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण ही परिवर्तन मंडल को सौरमंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। किस कारण से कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, आंधी आना, तूफान आना, बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना और तुषार, हिमपात, जो भी क्रियाएं हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, अपने पास में सौरमंडल में होती हैं। इसलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से इसको जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी आ रही है, एवरेज जो औसत ऊंचाई 11 से 13 किलोमीटर तक होती है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर होती है, और इसके अपन ध्रुवों पर बात करें तो 6 से 8 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। यह था अपने पास में जो वायुमंडल का जो साधारण जो वर्गीकरण में था, अपने पास में परिवर्तन मंडल का जो साधारण वर्गीकरण में जो अपन ने वर्गीकरण उसका पहली अपने पास में परत है वो है सौरमंडल। अपने पास में फिर बच गई अपने पास समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, और साथ में वायुमंडल का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, यानी वायुमंडल हमारे लिए क्यों उपयोगी है। इनके बारे में अपन अध्ययन अगले वीडियो में और विस्तार से अपन इसकी चर्चा करेंगे कि आगे समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन मंडल में क्या है, आयन मंडल में क्या होता है, बहिर्मंडल में क्या है, और साथ ही यह भी अपन अध्ययन करेंगे कि वायुमंडल हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। तो इन सब बातों का अपन लगातार एक अपडेट बने रहें, लगातार सुनते रहें। इसके लिए आप कॉलेज का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।